सब चीज। चलो भाई, तो आज हम शुरू करते हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 5 में एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। तो ये क्लास हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हेडिंग डालिए साफ साफ सी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से समझो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको 3 चीजें बड़े आराम से समझ में आएंगे, यानी कि 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है एक साथ। कौन कौन से? एक तो आपको पता चलेगा, देखो ये जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे पहले तो मतलब समझो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। इसके ऊपर की स्टडी करना तो क्या कहलाएगा? वायुमंडल। और इसके अंदर की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? आंतरिक संरचना। समझ में आई नहीं है? ये मान लो पृथ्वी है और अब हमें इसके अंदर की स्टडी करनी है, तो अंदर की स्टडी को ही क्या कहेंगे? आंतरिक संरचना। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। तो यहां पर ये बताओ, क्या आपको इस पेन के अंदर का दृश्य है? दिखाई देता है? इस पेन के अंदर क्या है? नहीं। तो क्या पृथ्वी के अंदर देख सकते हो? नहीं है। तो क्या अनुमान लगाओगे? बताओ, अगर मैं पूछूं इसके अंदर क्या है तो क्या अनुमान है? इंक है। कैसे रंग की है? ब्लैक रंग की। ठोस है, द्रव है या गैस है? द्रव है। क्या सारे एरिया में ही फैली हुई है या कुछ एरिया खाली भी है? अब तुमने अंदर से देख रखा, जब तो बता रहे हो। क्या हमने पृथ्वी को अंदर से देखा है? तो हमने क्या लगाए हुए हैं? अनुमान लगाया हुआ है। समझ में आया नहीं आया? कि पृथ्वी के अंदर ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है ना। कुछ एरिया खाली भी है, कहीं दबाव है, कहीं तापमान है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ये सब चीजें हमने क्या लगाई है? अनुमान से लगा दिया है। बात समझ में आई है? और एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया कि भाई पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। तो सबसे पहले हमें समझना है कॉन्सेप्ट कि ये पृथ्वी की सबसे पहले ये जो लेयर बनी है, ये लेयर कैसे बनी है? समझ में आया? आप जिस लेयर पर चलते हो, ये हार्ड है या नहीं है? ठोस है या नहीं है? सॉलिड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कैसे बनी, एक तो ये समझना है। वायुमंडल कैसे बन गया, ये भी समझना है। ज्वालामुखी कैसे बन गए, ये भी पता चल जाएगा। और महासागर कैसे बने, ये भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब केवल ये समझने के लिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसे समझने में आपको 3 चीजें और समझ में आ जाएगी। जैसे महासागर कैसे बने, वायुमंडल कैसे बना और ज्वालामुखी कैसे बने। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का। तो करें शुरू। तो देखो, मान के चलो ये हमारी ब्लू कलर की क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है भाई, ये हमारी क्या है? अर्थ है। अब आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है। तो जिस वक्त पृथ्वी अलग हुई उस वक्त पृथ्वी क्या होगी? गरम। गरम या गर्म? वो तो गरम मसाला हो गया। यो गरम आ रहा है, अभी तो भरकर रखा था। ठीक है, गर्म होगी। कैसी होगी? हॉट, गर्म, है ना। अब एक बार बताओ, जब ये गर्म हुई, यानी कि जब ये सूर्य से अलग हुई, तो जैसे अगर मेरे पास कुछ लिक्विड लोहा है
और दूसरे लोहे को, लिक्विड को मैंने दूसरे से अलग कर दिया, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक काली सी परत जम जाती है। अंदर लिक्विड ही होता है लेकिन ऊपर क्या जम जाती है, एक परत काली काली सी यार। और वो परत कैसी हो जाती है, ठोस सी हो जाती है ना, जो अंदर से जल्दी से ठंडा नहीं होने देती चीजों को। हाँ या ना, समझ में आई बात या नहीं? तो जिस वक्त पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, ये क्या थी, गर्म थी। क्या थी ये, गर्म। अब जिस वक्त ये गर्म हुई या गर्म थी, इसके ऊपर एक लेयर बन गई। इसके ऊपर क्या बन गई, एक लेयर, ऐसी, इस तरह की। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं? भाई ऊपर हार्ड हो गया लेकिन अंदर अभी भी क्या है, तरल है, क्योंकि तरल वाला भाग जो सॉलिड भाग है उसे बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तरल वाला भाग क्या नहीं, और निकलने नहीं दे रहा है, उसको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। इसके अलावा बाहर की हवाओं को अंदर आने नहीं दे रहा है, तो कैसी रहेगी, गर्म। हाँ या ना? तो ये टेम्परेचर अंदर क्या रहा है, गर्म रहा है। अब एक बात बताओ, अंदर टेम्परेचर है, हाँ या ना? अब जब टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कैसा होगा भाई, अच्छा खासा होगा, कम तो होने से रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री तो होने से रहा, या फिर 100 डिग्री तो होने से रहा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहां पर टेम्परेचर मान के चलो टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब कुकर देखा होगा तुमने, कुकर को जब क्या करते हैं, गैस पे रखते हैं, तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम पे सीटी बजती है। हाँ, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर भी क्या हुआ, ज़्यादा, और प्रेशर ने उस सीटी को कहाँ उठा दिया, ऊपर। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। हाँ या ना? अब क्या, अब कुकर में तो प्रेशर सीटी के ऊपर उठने से बाहर निकल गया, हाँ या ना? लेकिन यहां कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां तो चारों तरफ क्या बन गई, एक सॉलिड लेयर, ठोस परत जम गई। हाँ या ना? तो अब ये इसको तोड़ के बाहर निकलेगा। क्या करेगा, तोड़ के बाहर निकलेगा। तो ऐसे मानो कि इसने यहां से तोड़ा इसको, जहां जहां से ये परत कमजोर होगी वहां से टूटना शुरू होगी। अब ऐसे मानो कि अंदर से तरल पदार्थ ने यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, ऐसे मान लो, ठीक है। अब जो अंदर का लिक्विड होगा वो कहां आएगा, बाहर, और बाहर आकर सतह पर जमना शुरू करेगा। तो ऐसे जमते 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 किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आंसर होगा ज्वालामुखी पर्वतों का। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पर भी और यहां पर भी। इस तरीके से यहां भी जम गया, यहां भी जम गया, और यहां भी जम गया, इस तरीके से। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो, ऐसे, ठीक है। अब जब ये ज्वालामुखी बने तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये लेयर कैसी हो गई, सॉलिड। दूसरे स्टेप में प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। विस्फोट के बाद नीचे से मैग्मा कहां निकला, बाहर। बाहर बनने के बाद क्या बन गए, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी से क्या बाहर निकला, तो आंसर होगा, एक तो निकली कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकला जल वाष्प, और एक निकला आपका, आप कह सकते हो इसमें गैसें। गैसें में तो कार्बन डाइऑक्साइड आई गई, तो लावा लिख लो। एक क्या बाहर आ गया, लावा। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं है? क्या क्या बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और लावा। एक क्वेश्चन सुनो, अगर आपसे पूछा जाए ज्वालामुखी क्रिया से सबसे ज्यादा बाहर क्या निकलता है, तो आंसर होगा जल वाष्प। क्या बाहर निकलता है भाई, जल वाष्प बाहर निकलता है। बात समझ में आई या नहीं? तो यहां से क्या सबसे ज्यादा बाहर निकला, जल वाष्प। अब जरा यहां ध्यान से सुनो, मान के चलो ये एक ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ये क्या हो गया, एक ज्वालामुखी पर्वत, और नीचे से क्या बाहर निकला, यहां से गैसें भी निकली, जलवाष्प भी निकला और लावा भी निकला। हाँ या ना? अब देखो जरा ध्यान से समझना,
अब जब ये जलवाष्प की बूंदें ऊपर जाएंगी, मान लो ये जलवाष्प की बूंदें हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, अब सतह पर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाँ या ना, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम या घटता जाएगा। तो जब ये जलवाष्प की बूंदें ऊपर जाएंगी और टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तब जलवाष्प की बूंदों में संघनन होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा, संघनन, कंडेंसेशन। क्या होना शुरू होगा, संघनन। संघनन क्या प्रोसेस होता है, संघनन के अंदर जो जलवाष्प की बूंदें होती हैं वो वर्षा की बूंदों में चेंज होने लगती है, या फिर ऐसे कह लो कि जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम, और टेम्परेचर कम का मतलब ठंड क्या है, ठीक ठाक है, और ठंड का मतलब है सिकुड़ना। क्या होना, सिकुड़ना। तो ये सारी की सारी वाष्प की बूंदें क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने के बाद यहां बनेगा बादल। क्या बनेगा, बादल। और बादल से क्या निकलेगा, पानी। तो यहां पर क्या बनने शुरू हो गए, बादल। यहां पर क्या बनने शुरू हो गए, बादल, इस तरीके से। अब बादलों से क्या बरसेगा, पानी। अब पृथ्वी की सतह तो गर्म है, जब इस पर पानी गिरेगा तो क्या होगा, और जलवाष्प बनेगी, नहीं बनेगी भाई। जब किसी गर्म चीज पर पानी गिरेगा तो और क्या बनेगी, जलवाष्प। और जब और जलवाष्प बनेगी तो क्या होगा, और संघनन होगा, और संघनन होगा तो और बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो और वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो फिर से वाष्प बनेगा। तो यही प्रक्रिया एक चक्रीय क्रम में चलती चली गई। समझ में आया, नहीं आया, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलती रही। पानी बरसता रहा और देखते ही देखते ये सारे के सारे ज्वालामुखी किसमें डूब गए, पानी में। चारों तरफ क्या भर गया, पानी। यहां और गैसों के निकलने के कारण एक बन गया क्या, वायुमंडल। किसके निकलने के कारण, ये CO2 भी तो कहीं होगी ना, तो सतह के अंदर गैसें भी फैलती चली गई। तो इससे तो तैयार हो, गैसों के निकलने से तो तैयार क्या हो गया, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है। लावा के बाहर निकलने से क्या बन गए, ज्वालामुखी, वोल्केनो। और पानी के गिरने से क्या बन गए, महासागर, ओशन। और जब पानी गिरा सतह पर तो सतह कैसी हो गई, बताओ, मतलब कठोर हो गई ना, सॉलिड हो गई। ये सतह कैसी हो गई, कठोर, यानी कि सॉलिड। और इसी सॉलिड सतह को कहा गया भूपर्पटी। क्या कहा गया, भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसे इस नाम से पढ़ेंगे, भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से। बताओ जी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई, पक्का। एक बार और बताने की जरूरत है, समझ गए भाई। सबसे पहले पृथ्वी बाहर आई, गर्म थी, ऊपर एक सॉलिड सी लेयर बन गई, नीचे टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ने विस्फोट कर दिया, विस्फोट से मैग्मा बाहर निकला, लावा की फॉर्म में जमा हुआ, ज्वालामुखी पर्वत बन गए। ज्वालामुखी पर्वत से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, जलवाष्प बाहर निकला, लावा बाहर निकला। जलवाष्प चूंकि सबसे ज़्यादा निकला, इसलिए जलवाष्प की बूंदें धीरे धीरे कहाँ गई, ऊपर। टेम्परेचर कम होने के कारण संघनन हुआ, संघनन से बादल बने, बादल से बारिश हुई, बारिश पड़ती रही, बारिश हुई, गर्म सतह पर गिरी, फिर से वाष्प बन गई, फिर से बादल बने, बादल बनते रहे, बारिश होती रही, बादल बनते रहे, बारिश बनती रही। और जैसे जैसे बारिश होती रही तो पूरी की पूरी पृथ्वी पर पानी की मात्रा क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। इसीलिए आज पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है, पानी है। लेकिन पीने लायक कितना है, 1%, केवल 1%। बात समझ में आई या नहीं आई। और बस जैसे ही पानी सतह पर गिरा, वो सतह धीरे धीरे कैसी हो गई, सॉलिड, कठोर हो गए। तो ये चार चीजें इससे बनी। बताओ जी, समझ में आया नहीं है? तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, इससे उतार लो डायग्राम को एक बार बस। हाँ ठीक है, बनाओ। चलो जी, अब बताओ इसकी थ्योरी लिखवाऊं या लिख लोगे? लिखवाऊं? चलो, थ्योरी में आप क्या लिखोगे भाई? देखो,
स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी, ठीक है। जब वो यानी कि पृथ्वी स्टार्टिंग में या प्रारंभ में जब अलग हुई, पृथ्वी प्रारंभ में कैसी ली थी? आप लिखना, गर्म थी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या होना शुरू किया? धीरे धीरे ठंडा होना शुरू किया। अब जब जब धीरे धीरे ये ठंडा हुई तो स्टेप 2 में आप लिखोगे, लेकिन अंदर तो अभी भी गर्म है। अगर हम बात करें आंतरिक भाग की इसके, तो आंतरिक भाग में अभी भी टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। प्रेशर बढ़ने के कारण इसमें क्या हुआ? विस्फोट। और विस्फोट के कारण किसका निर्माण हुआ? ज्वालामुखी, मैग्मा बाहर निकला और क्या बने? ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। स्टेप 3, वोल्केनिक माउंटेन से भारी मात्रा में यह सर्वाधिक क्या निकला? इन्हीं ज्वालामुखी पर्वतों से सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प बाहर निकला। जलवाष्प जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ गए या ऊपर गए, तो ऊपर जाने पर जलवाष्प को टेम्परेचर क्या मिला? कम। ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या मिलता है? कम। जब ऊपर जाके टेम्परेचर कम मिला तो कौन सी क्रिया हुई? संघनन की, कंडेंसेशन हुआ। अब जब कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन के कारण ही क्या बने? बादल। और बादल के बनने के कारण बादलों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का निर्माण हुआ। और बादलों के निर्माण के कारण ही वर्षा क्या हुई? वर्षा हुई। अब यही चीज एक साइक्लिक ऑर्डर में चलती रही। जैसे जैसे पानी गिरा और वाष्प बना, और बादल बने, और पानी गिरा और वाष्प बना। तो ये जो वर्षा हुई यही एक चक्रीय क्रम में चलती रही, चक्रीय क्रम में चलती रही। अगला स्टेप, स्टेप 4, जब यही चीज चक्रीय क्रम में चलती रही तो सतह पर पानी की मात्रा क्या होती रही? बढ़ती चली गई। पानी की मात्रा बढ़ती चली गई, ज़्यादा हो गई। और देखते ही देखते किसका निर्माण हो गया? महासागरों का। ज्वालामुखी के क्रेटर्स जो थे ये मुंह किससे भर गए? पानी से। और ये हो गए ठंडे, तो महासागरों का क्या हो गया? निर्माण। अब जब महासागरों का निर्माण हुआ तो इसी के कारण किसकी उत्पत्ति शुरू हो गई? यहां जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति महासागरों से हुई है, याद रखना। अब जब महासागरों का निर्माण हो गया, स्टेप 5, देखते 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 पृथ्वी की जो ऊपरी सतह थी, अपर लेयर जो थी, पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी हो गई? सॉलिड या कठोर हो गई। कठोर हो गई। और सॉलिड या कठोर होने के कारण ही इसे क्या कहा गया? या ऊपरी परत को ही कहा जाता है भूपर्वती। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट। चलिए जी, ये है पूरी थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में, तो जल्दी से इसको नोट करो। चलो ठीक है भाई, तो मेन मकसद सिर्फ बताने का क्या था? ये भूपर्वती। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ना पेशेंस रखने पड़ते हैं। पेशेंस का मतलब समझते हो ना? धैर्य। एक वाक्य है छोटा सा, मैं तुम्हें बताऊं। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता उसका ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। मतलब समझे हो? धैर्य होना जरूरी है ना? असफलताएं मिलेंगी, बस उससे क्या करना है? थोड़ा ऊपर की सोचनी है। डिप्रेशन में भी जाओगे, देखो मैं भी गया हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ।
डिप्रेशन में भी जाओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा अगर संभल गए उस समय तो फिर कभी शायद तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन आवे ना, समझदार हो जाओगे, है ना। डिप्रेशन भी ज़रूरी है ना, सच बताओ तुम्हें आदमी बनाने में उसका भी रोल होगा, है या नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है। बस हार मत मानना, है नहीं। लोग आएंगे जाएंगे, है ना, लोग का मतलब समझ गए ना। इस समय क्या होता है, थोड़ा बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। खैर उस हर चीज़ का एक उम्र होती है, एक आयु होती है। तो 12वीं में अक्सर वो आयु देखने को मिलती है, कॉलर खड़े करके और स्कूल से बाहर निकल कर आ जाओ कौन सारा। इस आयु का जो स्टूडेंट हो है ना, उससे तुम कुछ भी करवा लो, वो करने को तैयार है, समझता नहीं है, करने को तैयार है। लड़की का चक्कर है, पीटना, चल धो दिया पकड़ के। मास्टर ने कुछ कह दिया, बाहर दिखेंगे, बाहर कूट दिया मास्टर को। तो इनसे भिड़ने से बढ़िया है अपना अलग रहो, क्योंकि वो है उस आयु में और वो उसे कोई नहीं रोक सकता, होके रहेगा। वो संस्कार वंस्कार अगर दिए जाए तो बात अलग है, देखो, वरना तो कुट्टे ही कुट्टे हैं ये बात पक्की है। कुछ भी करवा लो भाई साहब, कट्टा तक लेके चलता है अपनी जेब में, है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उभरना पड़ता है ना। कट्टा वो सिर पे रखने वाला कह रहा हूँ मैं, कभी वो वाला समझ लेता हूँ, हैं। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, मैंने भूप्रपट्टी का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों बताया भाई, बात बताओ। मैं तुम्हें कहूं तुमने इस पेन के अंदर देखा नहीं क्या है, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि मुझे इस पेन के अंदर बताओ क्या है, तो अंदर से यहीं तो से शुरुआत करोगे ना। तो इस पे तुम खड़े हो, तुम्हें पता है ये कैसी है, ये तो ठोस है यार, सॉलिड है, तो तुम क्या अंदाजा लगाओगे यार, अंदर भी सॉलिड ही होगा, है या नहीं भाई। हम टिके हुए क्यों हैं, हम यहां खड़े कैसे हैं, नीचे सॉलिड होगा, जरूरी थोड़े नीचे सॉलिड ही हो। पर तुमने क्या अंदाजा लगाया, नीचे क्या है, सॉलिड है, ठोस है नहीं है। अब तुमने कहा तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ये बनी कैसे, अंदर के तो देखना विजिबल ही नहीं है, देख ही नहीं सकते, हाँ या ना। तो कम से कम ऊपरी परत का तो पता होना चाहिए कैसे बनी है, ठोस सॉलिड, तो वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे अंदर की। देखो, जैसे ऊपर एक ठोस लेयर है, ऐसे ही अंदर 2 लेयर और हैं। पहली लेयर भूप्रपट्टी होगी, दूसरी लेयर होती है मेंटल, हाँ वही वाला जो तुम सोच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और तीसरी होती है कोर, जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है। जैसे हमारे शरीर का कोर क्या है, नाभि, अंदर नाभि, समझ में आया नहीं आया, तो वो हो गया हमारी कोर। तो ऐसे ही हमने पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। अब इन 3 लेयर का पता कैसे चला भाई, मैंने तुम्हें बता दिया कि ऊपरी लेयर होगी भूप्रपट्टी, इससे थोड़े अंदर जाने के बाद आ गई मेंटल, उससे और अंदर जाने के बाद क्या आ गई, कोर। अब ये चीजें मुझे कैसे पता या वैज्ञानिकों को कैसे पता है, तो सिंपल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के 2 तरीके थे, या 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2। एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम जिसम को बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं, तो अब यही समझेंगे। तो हेडिंग डालिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत। तो आंसर होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, 2 टाइप्स में या 2 पार्ट्स में। सबसे पहला आता है प्राकृतिक स्रोत, या पहले लिखो कृत्रिम या अप्राकृतिक। अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल आप इसको बोल सकते हो। दूसरा आता है प्राकृतिक। नेचुरल सोर्स, ये 2 हैं। इन प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो। नंबर 1, सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हो गया घनत्व। डेंसिटी से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया कुछ चीजें, तो डेंसिटी हो गई। दूसरा
तापमान, टेम्परेचर से हमने बता दिया। तीसरा, एक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताया, किससे? दबाव से, प्रेशर। ये है अप्राकृतिक। ठीक है। प्राकृतिक में कौन कौन से हो गए? नंबर 1 ज्वालामुखी, उद्गार, वोल्केनिज्म से, और दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स। इन पैरामीटर से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राप्त की है जानकारी। तो आज जो जानकारी हमें पुस्तकों में देखने को मिलती है, वो जानकारी हमें इन्हीं पैरामीटर से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व। तो जल्दी से नोट करो। तो आप एक तरफ डाल लेना ऐसे करके, अप्राकृतिक स्रोत। और अप्राकृतिक स्रोत में नंबर 1 डालना घनत्व, डेंसिटी। अब सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। हो गया? सबसे पहले ये जानो या ये बताओ, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? बताओ। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो, ये डस्टर है, ठीक है। मैंने इस डस्टर को यहां रख दिया। आयतन है भाई, कुछ स्थान घेरा है, वैसी बात है। और इसमें द्रव्यमान भी है। मैं भार की बात नहीं कर रहा, वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, मास की बात कर रहा हूं। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान क्या नहीं होता? कभी नहीं बदलता। कैसे? इसका मतलब द्रव्यमान होता क्या है तो समझाऊं? द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है ना, स्पेशली साइंस के लिए। देखो मैं बताता हूं। अगर मैं खुद को काउंट करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरा वेट होगा, मान लो 62 kg मेरा वेट है फिलहाल, ठीक है। अगर मेरा वजन पृथ्वी पर 62 kg है और मैं चंद्रमा पर चला जाऊं तो मेरा वजन कितना होगा? हम सभी को पता है कि मेरे वजन का सारा खेल है गुरुत्वाकर्षण और त्वरण। गुरुत्वाकर्षण और त्वरण। भाई गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चीज ज्यादा भारी होगी उसका वेट ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। कितना है? 1/6। तो अगर पृथ्वी पर मेरा जो भार है वो 62 की जगह थोड़ा सा अनुमान लगा लो 60 kg है, तो जब मैं चंद्रमा पर जाऊंगा तो मेरा वजन 1/6 हो जाएगा। यानी कि 60 गुना 1/6, 6 से 60 को कितना आ जाएगा? 10। यानी कि 10 kg मेरा वेट होगा कहां पर? चंद्रमा पर। बात समझ में आई? क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर किसी वस्तु का वेग यहां पर 60 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा? वेट, भार की बात कर रहा हूं। अब द्रव्यमान सुनो। अगर मेरा द्रव्यमान यहां 50 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर मेरा द्रव्यमान कितना होगा? या पृथ्वी के किसी और भाग पर मेरा द्रव्यमान कितना होगा? या मेरा द्रव्यमान अंतरिक्ष के किसी भाग में कितना होगा? ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक ऑप्शन होगा नियत रहेगा, कांस्टेंट, तो आंसर होगा नियत, कोई चेंज नहीं होगा चाहे मैं कहीं चला जाऊं। अब क्या है यो कहीं चेंज क्यों नहीं होने का?
तो इसको समझो जरा, है ना। देखो जैसे मैं हूँ, मेरे शरीर है, मेरे अंदर गुर्दे हैं, फेफड़े भी हैं, आते भी हैं, दिल भी है, दिल जिसे हम जिगर कहते हैं, वो जिगर है ना यहाँ बिल्कुल बीच में, है ना। नसें भी है, नसों का भी तो वेट है, खून का वेट है। तो ये तो हमारा अपना है ना, है या नहीं है। तो अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान का मतलब द्रव्य, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा होती है। तो मेरे अंदर जो ये मेरे एलिमेंट्स हैं, ये जो मेरे पदार्थ है, जो लीवर हो गया, है ना, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, इनका जो वेट है ये सारा होता है मेरा द्रव्य। क्या ये हर जगह बदल जाएगा? बताओ, क्या मेरा फेफड़ा कहीं चंद्रमा पर जाएगा, भारी हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो तो जितना है उतना ही रहेगा ना। वजन में डिफरेंस आएगा बस। भार जो है वो चेंजेबल है, जबकि मास द्रव्यमान चेंजेबल नहीं होता। वो तो हमारा जितना है एक्चुअल में उतना ही रहेगा। बात समझ में आई या नहीं? भाई हमने खाना खाया, खाना खाने से हमारा 25 ग्राम वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ गया, द्रव्यमान नहीं बढ़ा। समझ में आया नहीं? ये तो एक प्रक्रिया है, आया गया आया गया आया गया, तो चलता ही रहेगा, हाँ या ना। तो उसके अंदर फिलहाल जितना भी है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने कोई कपड़ा भर दिया, मैंने ये भर दिया, ये डाल दिया, और इसे डालने के बाद इसे फेंक दिया, तो अब ये नियत हो गया ना बिल्कुल, तो ये हो गया इसका द्रव्यमान। अब ये कभी बदलने का नहीं, समझ में आया? अब मैं इसमें और डाल दूं, फिर काट लूं, तो फिर तो चेंज होता ही रहेगा, है ना। तुम्हारा एक गुर्दा काट लिया तो चेंज हो ही जाएगा, वरना नॉर्मली क्या होता है, उस पदार्थ की मात्रा उसके अंदर जितनी है वही क्या है, उसका द्रव्यमान होता है। समझ में आया नहीं आया? द्रव्यमान पता है ना भाई, F बराबर m में फॉर्मूला देखा होगा ना तुमने, सुना नहीं? बल, ये त्वरण होता है A, और m क्या होता है, मास। तो एक तो हो गया बल, एक हो गया त्वरण। तो जब m निकालना हो तो क्या करते हैं, F बटा A, तो ये निकल कर आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं? यहां से यूनिट बताइए द्रव्यमान की क्या होगी। अगर द्रव्यमान बराबर मास बराबर बल बटा त्वरण है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रा क्या होगा? यूनिट मात्रक, जिससे उसे हम प्रदर्शित करेंगे। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अरे बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन में तो मापते हैं, 10 न्यूटन का बल। तुम्हें नहीं पता भाई? 12वीं तो कर ली होगी ना। फिर ये तो न्यूमेरिकल ही है। किससे करी तूने? साइंस से। और फिर भी नहीं पता है? भर भर के हैं ये। और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन m, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे आ जाओ। अब घनत्व क्या हुआ? अगर घनत्व को मैं फॉर्मूले से बताऊं तो डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। समझ में आया नहीं? ये होती है इसकी यूनिट। अब द्रव्यमान को हमने किस में मापा? इसकी तो हो जाएगी किलोग्राम, और इसकी हो जाएगी क्या? मीटर क्यूब, है ना। तो किलोग्राम को मैं ग्राम में भी चेंज कर सकता हूं, और मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकता हूं, हाँ या ना। तो कुल मिला के जो घनत्व की यूनिट निकल के आई, यानी कि घनत्व का जो मात्रक निकल कर आया, वो कितना आया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब घनत्व होता क्या है, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं बताऊं घनत्व क्या होता है, तो मान के चलो मेरे पास एक वस्तु ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है भाई। इसके अंदर कण ऐसे है, इसके अंदर पदार्थ कुछ ऐसे है, इसके अंदर पदार्थ कुछ ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। तो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? मैंने बताया कि जो द्रव्यमान होता है या घनत्व जो होता है
वो किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना सॉलिड है। तो जिसमें ज़्यादा सॉलिड होगा, जो ज़्यादा सॉलिड होगा उसमें घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा। मान के चलो ये गैस है, ये द्रव है और ये ठोस है, हाँ या ना। तो इस ठोस के अंदर घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ या ना। तो जब आप पृथ्वी की सतह को देखोगे, चेक करोगे, इसे खोदोगे, तो इस पर घनत्व क्या आएगा, इस पर ठोस पदार्थ क्या आएंगे, ज़्यादा। अब जब ये सॉलिड है, ठोस है, तो ठोस होने के कारण इसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर ठोस पदार्थ कहीं ज़्यादा है, सॉलिड सब्सटेंस कहीं ज़्यादा है, तो याद रखना कि उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आई नहीं? तो इन्हीं चीज़ों को देखकर, परख कर और समझकर हमने पृथ्वी की ऊपरी सतह का क्या बता दिया, घनत्व बता दिया। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व कितना होगा, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो घनत्व होता है वो होता है 2.9 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.9 से 3.0 ये हो गया पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? कहने के कारण देखो, अभी तो 2.9 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखो, आप मान के चलो, आपने यहां से खुदाई की, ऊपरी सतह का आ गया 2.9, आपने थोड़ी सी खुदाई की, अभी तक हम खुदाई से 5 से 6 किलोमीटर नीचे ही जा पाए हैं, ठीक है। आप थोड़ा नीचे चले गए, आपको और ठोसले पदार्थ मिल गए, तो घनत्व क्या हो गया, और बढ़ गया। तो 2.9 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे ऐसे 13 कोर तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 13। तो जैसे जैसे आप गहराई में गए, वैसे वैसे ठोस पदार्थ भी क्या होते रहे, बढ़ते रहे। और जैसे जैसे ठोस पदार्थ बढ़ेंगे, वैसे वैसे घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई साहब, अगर आप गहराई में गए, डेप्थ में गए, गहराई बढ़ी, तो सॉलिड सब्सटेंस यानी कि ठोस पदार्थ भी बढ़ गए। और ठोस पदार्थ बढ़े तो घनत्व भी क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया नहीं आया? तो घनत्व से हमने केवल इतना अनुमान लगाया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह ठोस है, इसे खोदने पर भी ठोस आ रहा है, इसके मतलब पूरी पृथ्वी कैसी है, ठोस है। बस ये मान लो, ये समझ में आया मैं किससे, घनत्व से। अब दूसरे पैरामीटर आएंगे जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी और जानकारी और देंगे। बात समझ में आई नहीं? लेकिन ये सब चीज़ें देखेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।